हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट जो स्कैटरिंग हमने स्टडी करनी है इलास्टिक स्कैटरिंग, उसको हमने सेंटर ऑफ मास सिस्टम में से स्टडी करना है। मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा या जो ऑब्जर्वर होगा वो दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास पे होगा। जैसे ये मान लो m1 है, ये m2 है, लाइन ज्वाइनिंग, देयर विल बी द सेंटर ऑफ मास समवेयर and this is y axis, x axis, z axis. The coordinate system will be attached to the center of mass system. So let us write the heading. Heading is elastic scattering in center of mass system. ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में इलास्टिक स्कैटरिंग को स्टडी करना है। चलिए, तो क्या है हमारे पास, लेट अस सपोज वी हैव टू पार्टिकल्स, m1 पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी u1 vector. This is initial velocity before collision, but this is with respect to the lab system. ठीक है, ये वेलोसिटी जो है ये लैब सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू है। कैसे, मतलब जैसे ये m1 पार्टिकल है, इट इज गोइंग विद वेलोसिटी सम वेलोसिटी u1 वेक्टर। कौन बता रहा है ये u1 वेक्टर? एक ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू द लैब, इसके विद रिस्पेक्ट टू u1 वेक्टर है। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब है। नाउ इट स्ट्राइक्स, ये स्ट्राइक करेगा, अभी कोलाइड करेगा ए टारगेट, उसका मास है, टारगेट का मास हम m2 मान लेते हैं। तो यहां पर एक m2 मास है, दिस इज टारगेट पार्टिकल, बट दिस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम। ठीक है, मास m2 विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम। अब लैब सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी। तो वो इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम होती है u2 वेक्टर, वो जीरो है, वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब ये रेस्ट पे है। तो ये कोलिजन है बच्चे। ठीक है, अब ये इसके साथ टकराएगा तो जाते जाते रास्ते में सेंटर ऑफ मास भी तो है ना, लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस, देयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। लेट अस सपोज यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है c, तो सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो मूव विद सम वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये तो रेस्ट पर है, ये मूविंग है, तो जब ये मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो मूव विद सम वेलोसिटी। एंड लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द लैब सिस्टम इज v वेक्टर। ठीक है, तो वो भी अभी हम लिखेंगे, कैपिटल V वेक्टर लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एज m1 अप्रोचेस m2, जैसे जैसे वो m2 को अप्रोच करेगा, the center of mass of these two particles will also move, that will also move। ठीक है, with velocity, उसकी velocity हम लिख सकते हैं, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है एक, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ लिख देते हैं यूजिंग, ये वो फॉर्मूला है जो हम +1 में लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है पहला मास, उसकी वेलोसिटी प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है जनरल, बट हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट बनाना है, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज। तो m1 तो m1 ही है हमारे पास, v1 की जगह हमारे पास u1 वेक्टर है जो हमने माना। ठीक है, प्लस m2 तो m2 ही है, बट v2 की जगह दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, वो 0 पुट कर दी, और नीचे दोनों का मास m1 प्लस m2। तो दिस इज द v वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम। मैं बार बार ये चीजें बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये अभी हम लैब सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू ही सब कर रहे हैं, अभी सेंटर ऑफ मास सिस्टम में नहीं गए। लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें ड्राइव करनी थी, वो हमें चाहिए, क्योंकि जब हम सेंटर ऑफ मास में जाएंगे तो उस वेलोसिटी का भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, नाउ वी विल राइट द वेलोसिटीज ऑफ दीज टू पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम। ठीक है, वो अभी हमने लिखनी है, मतलब लेट u1 वेक्टर प्राइम, प्राइम बोल दो या डैश बोल दो, एंड u2 वेक्टर प्राइम be the initial velocities of m1 and m2। इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन। ठीक है, और कुछ नहीं है, चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ मासेस m1 and m2, बट दीज आर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम।
उसके विद रिस्पेक्ट टू हैं। देखो जहां जहां प्राइम रहेंगे, अब पूरी थ्योरी में जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे, जहां भी आपको प्राइम मिलेगा मतलब वो वाला पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम है। जहां प्राइम नहीं मिलेगा बिना प्राइम के, मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम है। ये याद रखना, ये हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर ये u1 डैश, u1 प्राइम और u2 प्राइम वेक्टर्स जो हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं। क्या होता था कि अगर हमारे पास एक मूविंग फ्रेम है, उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी v वेक्टर है, उसके अंदर एक पार्टिकल है मूविंग फ्रेम के अंदर, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम u1 प्राइम है अगर, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ एक ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड मतलब स्टेशनरी फ्रेम है, उस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू सेम पार्टिकल की वेलोसिटी u1 वेक्टर है। ये चीज सब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी हुई है। u1 वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल जिसको मैंने m1 माना है, लेट अस सपोज, उसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, u1 प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम विच इज मूविंग, एंड नाउ हियर द मूविंग फ्रेम इज सेंटर ऑफ मास। जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास खुद आगे जा रहा है। इसके साथ आप कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच किया हुआ इमेजिन कर लो और उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, मतलब उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी v है। तो इन तीनों चीजों में जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की रिलेशंस थी वो आपको याद है, वो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। u1 डैश मतलब अगर आप मूविंग के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लिखोगे तो दैट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट फॉर u2 दूसरे पार्टिकल के लिए, तो आप लिख सकते हो u2 प्राइम इज इक्वल टू u2 वेक्टर माइनस v। सेम फॉर्मूला दोनों जगह, बस एक में 1 आ रहा है दूसरे में 2 आ रहा है। एंड व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम इटसेल्फ। वो जो मूविंग फ्रेम है वो सेंटर ऑफ मास ही है इस केस में, ये उसकी वेलोसिटी है जिसका फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब ये दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इनको अप्लाई करके वी विल राइट u1 डैश एंड u2 डैश। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं दोनों वेलोसिटीज क्या हैं। देयरफॉर u1 वेक्टर डैश मतलब द वेलोसिटी ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम है या विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम यू कैन से। ये फॉर्मूला है। u1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि वो u1 वेलोसिटी है। ठीक है, v मैंने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u1 ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज द u1 प्राइम। मैं दोबारा से नीचे लिख रहा हूं ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमेशा याद रहें। इसको अपने दिमाग में सेव कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वी विल राइट u2 प्राइम विच इज u2 वेक्टर माइनस v। नाउ u2 वेक्टर वाज 0 क्योंकि जो दूसरा पार्टिकल था वो विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम रेस्ट पे था, वो 0 था u2। v जो है वो यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस, दोबारा से लिख लेते हैं नीचे। हाँ जी, तो ये बन जाएगा u2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी, चलिए तो दोनों वेलोसिटीज हमें मिल गई। ये किसकी वेलोसिटीज हैं? दोनों मासेस की वेलोसिटीज हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब देखो इसको विजुअलाइज करते हैं, क्या मतलब है इन एक्सप्रेशंस का। लेट अस विजुअलाइज दीज थिंग्स। देखिए बच्चों, ऐसा है कि एक मास तो m1 है और दूसरा मास m2 है। अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं स्क्रीन को, जैसे अभी आप देख रहे हो सब बच्चे, तो आपको ऐसे लग रहा था कि ये पार्टिकल u1 स्पीड से जा रहा था और ये रेस्ट पे था। ये हमें ऐसे लग रहा था बिफोर कोलिजन। अभी हम बिफोर कोलिजन की ही बातें कर रहे हैं, ये सारी इनिशियल वेलोसिटीज हैं। v1 v2 अभी कैलकुलेट करेंगे। तो बिफोर कोलिजन हमें ये लग रहा है कि ये वाला पार्टिकल इसकी तरफ जाएगा और ये तो रेस्ट पे है, टारगेट से टकराएगा। ठीक है, बट अगर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास सिस्टम हम इसको ऑब्जर्व करें, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्रॉम लैब सिस्टम, ये सिचुएशन है जो अभी हमने बनाई है। बिफोर कोलिजन ही चल रहा है अभी सारा कुछ।
बिफोर कोलिजन चल रहा है, ठीक है। बट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम ये सेम चीज कैसे विजुअलाइज होगी, लेट अस सी। सेंटर ऑफ मास सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू ये वाला मास m1 जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है विद वेलोसिटी u1 वेक्टर प्राइम, वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू। अगर यहाँ पर आप ओरिजिन मान लोगे, यहाँ से कोई बंदा ऑब्जर्व करेगा दोनों मासेस को, तो दूसरा मास रेस्ट पे नहीं नजर आएगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पे बैठा है और सेंटर ऑफ मास तो खुद इसकी तरफ मूव कर रहा है। बट जब आप यहाँ से बैठ के इसको देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप इसकी तरफ जा रहे हो, आपको लगेगा ये मेरी तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी u2 वेक्टर प्राइम। और देखो u2 वेक्टर प्राइम और u1 वेक्टर प्राइम, आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है क्योंकि ये माइनस साइन आ रहा है ना। तो यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इस मास को, ये इधर आ रहा है सेंटर ऑफ मास की तरफ, ये वाले मास को देखेगा अगर ऑब्जर्वर तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो आप बैठे हो, एक पार्टिकल तुम्हारे सामने से आ रहा है, एक पार्टिकल पीछे से आ रहा है, यू आर एट द सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेम सिचुएशन है वो सेंटर ऑफ मास से इस तरह से ऑब्जर्व होगी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो u2 प्राइम है वो जीरो नहीं आएगा, बट इस फ्रेम में जो u2 वेक्टर था वो जीरो था। तो अभी तो हमने जस्ट ये दो सिचुएशंस बनाई है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वाली जो वेलोसिटी है उसको v1 v2 लिखा जाता है, हम उनको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी लिखेंगे और लैब सिस्टम से भी लिखेंगे। एक नोट लिखना है मुझे। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, दिस वाज इक्वेशन 1। तो now I will write an important note which is from equation 2 and 3 क्या पता चलता है कि u1 dash and u2 dash are opposite to each other, that is from center of mass system m1 and m2 move towards each other with u1 dash and u2 dash, ठीक है। वो रेस्ट पे नहीं है दूसरा वाला पार्टिकल, वो भी इसकी तरफ आ रहा है। तो ये एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। आगे चलते हैं। नाउ लेट अस सपोज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर be the velocities of m1, m2 after collision। ये आफ्टर कोलिजन वाली फाइनल वेलोसिटीज हैं, बट दीज आर फ्रॉम या विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम। बिना प्राइम वाले सारे विद रिस्पेक्ट टू लैब सिस्टम होंगे पैरामीटर्स, ठीक है। ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हमने मान लिया। एंड v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, प्राइम मतलब डैश बोल दो, be the velocities of these two particles after collision but these are from center of mass system। अब इनमें भी हमें रिलेशंस फाइंड करनी है कि इनमें क्या रिलेशन है। नाउ अगेन बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, सेम रिलेशन है जो अभी लिखी थी। क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अभी लिखा था कि जो प्राइम वाली क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू अनप्राइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी माइनस v वेक्टर, ठीक है। एंड सिमिलरली यू वांट v2 डैश, दैट विल बी v2 माइनस v। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस फाइनल वेलोसिटीज के लिए भी हैं। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे और वहां पर फिर इन वेलोसिटीज को पुट करेंगे। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन से फ्रेम में करना है? अभी हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, उसमें से सब एनालिसिस करना चाहते हैं। तो ये हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में लैब सिस्टम से स्टडी कर चुके हैं कोलिजन। तो अभी हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम में है। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में याद रखना सारी वेलोसिटीज प्राइम वाली हैं।
तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, दीज आर द initial linear momenta before collision with respect to center of mass system. After collision m1 v1 prime plus m2 v2 प्राइम, है ना। ये मोमेंटम हो गया पहले पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये दूसरे का हो गया, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब बच्चों यहाँ पर जो हमने वैल्यूज फाइंड करी हुई हैं, ऑलरेडी u1 प्राइम है हमारे पास, u2 प्राइम है, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। v1 प्राइम v2 प्राइम को बाद में हमें अभी इनमें रिलेशन फाइंड करनी है, तो वो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर u1 प्राइम एंड u2 प्राइम को पुट करेंगे। नाउ पुट u1 प्राइम एंड u2 प्राइम फ्रॉम 2 and 3, जो अभी हमने इक्वेशंस मानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये बनेगा m1, कलर ये नहीं अच्छा, यही रखते हैं, हाँ जी। तो ये बनेगा m1 u1 प्राइम, व्हाट इज u1 प्राइम, यू कैन सी m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m2, हाँ जी। तो व्हाट इज u2 प्राइम, u2 प्राइम इज माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड तो यही है हमारी, इसको ऐसे लिख लेंगे और आप देखिए ये कैंसिल हो गए दोनों फैक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब है यहां से एक इक्वेशन आ गई, वो आ गई m1 v1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 डैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि जब आप सेंटर ऑफ मास सिस्टम से देखेंगे तो आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल के जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि v1 वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट अस सपोज ऐसे ही v1 डैश फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो जो v2 डैश है वो उसके ऑपोजिट होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा उसका, ठीक है, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। तो जो v2 डैश है वो v1 डैश के ऑपोजिट होगा, उसका नेगेटिव वेक्टर है। तो दिस इज v2 डैश, ये स्मॉल v है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये स्मॉल v है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ये सारी अभी स्मॉल v चल रही है। चलिए, तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आया कि आफ्टर कोलिजन द बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर, हेंस आफ्टर कोलिजन the momentum of m1 and m2 is opposite, that is they go in opposite directions। तो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो पहला क्वेश्चन यही होगा जो मैंने ये रिजल्ट लिखा है, ठीक है। ये रिजल्ट ये है कि ये प्रूव करिए कि जब हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम से एक 1D कोलिजन को ऑब्जर्व करेंगे तो आफ्टर कोलिजन बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको प्रूव करो, तो इसको प्रूव करना मतलब इस इक्वेशन तक पहुंचना आपने। ये देखो दोनों के मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम। हाँ जी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये जीरो के बराबर है। अब आप देखो, अगर ये टर्म जीरो है तो यहाँ पे आप जीरो पुट कर सकते हो, तो इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मतलब बिफोर कोलिजन भी उनके मोमेंटम अपोजिट होते हैं, आफ्टर कोलिजन भी उनके मोमेंटम अपोजिट होते हैं व्हेन यू सी टू पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 prime equal to 0, therefore m1 u1 prime is equal to minus m2 u2 prime, that is from center of mass system the particles before collision also move in opposite directions। क्या हो गया move in opposite directions before collision,
ठीक है। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दे गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। नाउ वी कैन डिपिक्ट दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। डायग्राम में कैसे हमने करना है डिपिक्ट, ध्यान से देखिए। ये हम मान लेते हैं ये एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं सी। इधर से एक पार्टिकल आ रहा है m1, उसकी वेलोसिटी है u1 डैश। इधर से एक पार्टिकल आ रहा है m2, उसकी वेलोसिटी है u2 डैश। सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं ऐसे, ये इसका मतलब है दोनों के मोमेंटम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन लेट अस सपोज कि जो एक पार्टिकल है m1 वो इस डायरेक्शन में चला गया। यहाँ शो कर देते हैं इसको, ये m1 है। अब इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश। तो जो हमने पिछली इक्वेशन ड्राइव करी थी उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा पार्टिकल है दैट विल ऑल्सो गो ऑपोजिट टू दिस पार्टिकल, ये इसका मतलब है m2 v2 डैश, ठीक है। वो इस तरफ चला जाएगा m2 पार्टिकल। अब यहाँ पर एक एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल। ये जो एंगल थीटा होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस पाथ पर पार्टिकल आ रहा था इंसिडेंट पार्टिकल, वो टकराने के बाद जिस किसी डायरेक्शन में चला गया इंसिडेंट डायरेक्शन में और स्कैटरिंग डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंड दिस इज स्कैटरिंग एंगल। ध्यान रखना इनके सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव करने हैं और वो फॉर्मूले जो हैं फर्दर हम एनालिसिस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज किया करेंगे। तो थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, ये चीज याद रखना। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वी विल अप्लाई दिस लॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम और हम देखेंगे कि वहां से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम से। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो नाउ लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास सिस्टम। लैब सिस्टम में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब सेंटर ऑफ मास सिस्टम से करेंगे। देख लो बच्चों, बहुत इजी है। हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर, डैश लगा दोगे मतलब सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हो, प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम कौन सी स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं। फिर से याद करवा दूं आपको, इलास्टिक स्कैटरिंग वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। मेरे पास v2 डैश जो है मैं उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम v2 डैश का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे और v1 डैश का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। कहाँ से पुट करेंगे, देखिए मेरे पास इक्वेशन है m1 v1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 डैश, है ना। ये इक्वेशन है ना बच्चे हमारे पास। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, वेक्टर हटा दे, तो यू कैन राइट m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश। तो यहां पर आप v2 डैश को पुट कर सकते हो m1 बाई m2 इंटू v1 डैश, वो हम यहां पे पुट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास दूसरी रिलेशन है m1 u1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 u2 डैश। दिस इज बिफोर कोलिजन। यहां से भी आप u2 डैश का मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हो m1 बाई m2 इंटू u1 डैश। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। सारी टर्म में 1 रहेगा इस तरफ, इधर 2 रहेगा। तो पहली टर्म तो एज इट इज आ गई, इसको नहीं छेड़ना। हाँ जी, हाफ, ध्यान से देखो m2, हाँ जी। तो u2 डैश स्क्वायर जो है वो ये है, उसमें से हमारे पास आ जाएगा m1 बाई m2 का स्क्वायर u1 डैश स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी m1 v1 प्राइम स्क्वायर और सेकंड टर्म बनेगी m1 हाफ m2 v2 डैश, उसमें आ जाएगा m1 बाई m2 का स्क्वायर और v1 डैश का भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक m2 कैंसिल होगा, ठीक है, नीचे वाला, और एक m2 बचेगा, ऊपर m1 एक एक्स्ट्रा है। अब देखो इसमें से कॉमन निकालना है हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर। तो यहाँ तो 1 आ गया इसकी जगह।
हाफ बार चला गया, m2 अंदर बचा है, ऊपर एक m2 कट गया, नीचे एक m2 बचा है, ऊपर एक m1 बचा है, तो m1 बाय m2 ये बचेगा, u1 डैश बाहर चला गया ब्रैकेट के, ये बनेगा। इधर भी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस m1 बाय m2। हाँ जी, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर, एंड यू कैन राइट u1 dash is equal to v1 dash. So this is the result that we required. Very very important. इसको डिस्कस भी करेंगे अभी। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ से क्या करते, हम v2 की जगह v1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, तो एक और रिलेशन आती जो हम सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली v2 डैश विल बी ऑल्सो इक्वल टू u2 डैश। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बिफोर कोलिजन स्पीड की बात हो रही है। अगर इलास्टिक स्कैटरिंग है तो जो बॉडी की स्पीड है बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन ये है ना, और आफ्टर कोलिजन वो ये है, वो सेम रहती है, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसे ही दूसरी बॉडी के लिए भी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, स्पीड सेम रहती है। बट कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। लैब सिस्टम से ये चीज नहीं है। लैब सिस्टम से आपने +1 क्लास में 1 डायमेंशनल कोलिजन पढ़े हुए हैं, उसमें हमें v1 और v2 की जो वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ u1 u2 फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास सिस्टम को यूज किया जाता है, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम से एनालिसिस करेंगे तो बॉडी की जो फाइनल स्पीड है, वेलोसिटी नहीं मैं कह रहा, डायरेक्शन चेंज होती है कोलिजन के बाद, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, बॉडी की जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के बराबर रहती है बिफोर कोलिजन। ऐसे दूसरी बॉडी की भी जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के बराबर रहती है जो बिफोर कोलिजन थी। ठीक है, तो इसको अभी लिखेंगे इस रिजल्ट को, और ये प्रूफ करने के लिए आता है पेपर में। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट in the center of mass system the magnitudes, magnitude लिख लो चाहे स्पीड लिख लो क्योंकि कांस्टेंट ही है, the magnitudes of velocities of the particles remain same आफ्टर कोलिजन। हाँ जी, समझते हैं इसको जरा और डिटेल में। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल आया विद 10 मीटर पर सेकेंड, ये इधर से आ रहा है, दूसरा पार्टिकल विद 5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन मेजर कर रहा है दोनों स्पीड्स? ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर एक बंदा है, ऑब्जर्वर है, वो बता रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है m2। अब टकराने के बाद ये पहला वाला पार्टिकल इधर चला गया m1। ठीक है, कितनी स्पीड से जाएगा? वापस इसको ऑब्जर्व करेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, स्पीड वही रहेगी। और जो दूसरा पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। देखो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई है उसकी, दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन तो उसकी अपोजिट हो गई है, बट जो उसकी स्पीड है m2 की वो सेम रहेगी जितनी पहले थी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और यहाँ पर एक एंगल थीटा होगा जिसकी अभी तक हमने रिलेशन नहीं निकाली। अगर हम एंगल थीटा का भी फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे तो फिर ये v1 वेक्टर जो है हम उसका पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बस थीटा हमें चाहिए। ये थीटा मिल जाएगा तो ये वाला भी सेम ही होगा एंगल, तो इसका भी हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। अभी हम स्पीड्स की बात कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम से पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो सेम रहती हैं। द स्पीड बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द स्पीड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अब हम इस लेक्चर को पॉज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एंगल थीटा के बारे में बात करेंगे, कैसे उसको फाइंड करना है, एंड वी विल फाइंड ए रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज इन सीएम एंड लैब सिस्टम ऑल्सो। चलिए, थैंक यू।